हेलो एवरीवन, कैसे हैं आप लोग। आई होप कि आप लोग मस्त होंगे और जबरदस्त होंगे। और मैं मधु यादव आप लोग का स्वागत करती हूँ आपके अपने यूट्यूब चैनल @एग्जाम गुरु अकेडमी पर। तो गाइज, आप लोगों को पता है हम लोग जो पेपर है हमारा एंशिएंट एंड मिडिवल इंडियन पॉलिटिकल थॉट उसको कवर कर रहे हैं। और आज हमारी थर्ड क्लास है और इस क्लास में हम लोग मनु को पढ़ने वाले हैं। बेसिकली आज हमारा मनु पार्ट 2 क्लास है। पार्ट 1 अगर किसी ने नहीं देखा है तो वो जाकर प्लेलिस्ट में देख सकते हैं। फर्स्ट क्लास में हमने ऑथेंटिसिटी ऑफ मनुस्मृति को पढ़ा कि मनु कौन है, मनुस्मृति कब लिखी गई है, बेसिकली उसको कॉन्टेक्चुअलाइज किया है, उसके सेंट्रल आइडियाज क्या है उसके बारे में हमने बात करी। और यहाँ से भी आप लोगों के क्वेश्चन बनते ही बनते हैं। ओके, सेकेंड पॉइंट है आपका सोशल लॉज एंड कॉन्सेप्शन ऑफ जस्टिस, जो कि हम आज की क्लास में देखने वाले हैं, समझने वाले हैं। चलो शुरू करें आज की क्लास को। तैयार हो? चलो देखो, कल हमने कहाँ छोड़ा था। हमने बेसिकली राज्य की उत्पत्ति की बात करी थी कि मनुस्मृति के अंदर कहा गया है कि जो बेसिकली स्टेट है और किंग है ये दोनों ही ना ईश्वर के आदेश से बने हैं, ना कि मानवीय प्रयास से। इसका क्या मतलब है कि जब भी हम वेस्टर्न आइडियोलॉजीज को पढ़ते हैं, वेस्टर्न थियरीज को पढ़ते हैं, तो वहां पे कहते हैं कि जो राज्य की उत्पत्ति है वो सामाजिक संबंधों से हुई है। किससे? सामाजिक अनुबंधों से हुई है, यानी सोशल कॉन्ट्रैक्ट से हुआ है, यानी लोगों ने मिलकर बनाया है। जबकि मनु यहाँ पर बिल्कुल विपरीत दिखाई देता है। और मनु के अकॉर्डिंग कि राज्य जो है वो ईश्वर ने बनाया है, ईश्वर के आदेश से बना है। हमें राज्य की जरूरत क्यों पड़ रही है? राज्य अकॉर्डिंग टू मनु राज्य की जरूरत इसलिए पड़ी क्योंकि जब मनु नहीं था, कोई राजा नहीं था, तो पूरे पृथ्वी पर अराजकता की स्थिति थी। अराजकता मीन्स एनार्की की स्थिति थी, जिसमें कोई ऑर्डर नहीं होता, कोई मोरालिटी नहीं होती है, कोई जस्टिस जैसा सिस्टम नहीं होता। क्योंकि सिस्टम ही नहीं होता तो किससे हम जस्टिस मांगेंगे? ओके। और इसमें बेसिकली होता क्या है कि कमजोर पर हमेशा जो मजबूत वर्ग है वो शासन करता है। ओके, कमजोर वर्ग पर मजबूत शासन करता है, उसको दबा के रखता है। तो ऐसे में समाज के अंदर अराजकता इतनी बड़ी ज्यादा थी, इतनी बड़ी हो गई थी कि मानव जीवन पर असुरक्षा बढ़ गई थी, असुरक्षा की स्थिति आ गई थी। तो इस असुरक्षा से बचने के लिए पृथ्वी के लोग कहाँ गए? पृथ्वी के लोग गए ब्रह्मा के पास। ठीक है, और ब्रह्मा ने मनु को एज अ किंग भेजा। ओके, इतना क्लियर हो रहा है? कल की क्लास में भी हम डिस्कस कर चुके हैं। अब देखो, जिस किंग को ब्रह्मा बना रहे हैं मनु को, उसका मुख्य कार्य क्या है? उसका मुख्य है धर्म की रक्षा करना, मेन काम है। इसके अलावा न्याय की स्थापना, प्रजा की सुरक्षा करना और ऑर्डर को मेंटेन करना। अब देखो, हमने कल भी बात करी थी कि ये जो आइडिया ऑफ स्टेट है मनुस्मृति के अंदर मनु ने जो दिया है वो वेस्टर्न आइडिया जो हॉब्स, लॉक, रूसो ने दिया है, जैसे उनका मेन आइडिया है सोशल कॉन्ट्रैक्ट थ्योरी। ओके, ये बताते हैं कि सोशल कॉन्ट्रैक्ट थ्योरी के माध्यम से राज्य की उत्पत्ति हुई है। इससे थोड़ा नहीं, बिल्कुल ही अलग है। इसके अलावा फोर्स थ्योरी से भी अलग है, फोर्स थ्योरी से भी अलग है ईश्वरीय राज्य का सिद्धांत। इवोल्यूशनरी थ्योरी से भी अलग है, क्योंकि इवोल्यूशनरी थ्योरिस्ट बोलते हैं कि राज्य जैसे एक व्यक्ति का विकास होता है ना जन्म से लेकर मृत्यु तक, वैसे ही राज्य भी डेवलप होता है, धीरे धीरे डेवलप होता है। जैसे वो कह रहे पहले गोत्र परिवार आता है, फिर गोत्र आता है, फिर ग्राम आता है, फिर नगर बने, फिर राज्य बने। ओके, तो ऐसे स्टेप वाइज है। तो ये कल की क्लास में आपको मैंने ब्रॉडली समझाया था। आज की क्लास में हमें पढ़ना है कि जो मनु है वो राज्य को किस तरीके से देखता है, उसके इंपॉर्टेंट कंपोनेंट्स क्या क्या हैं। ओके, तो देखो, जो मनु है तो मनु के अनुसार राज्य एक जीवित शरीर की तरह है। यानी जैसे हमारा शरीर है, उसके ऑर्गन्स हैं और वो सभी डेवलप होते रहते हैं, है ना, डेवलप होते रहते हैं और वो क्रियान्वित होते हैं, यानी वो कभी एक जगह पे स्थिर नहीं है। उनका डेवलपमेंट, उनके अंदर क्रिएटिविटी चलती रहती है ना। तो उस हर एक अंग की अपनी अपनी स्पेशलिटी है। तो जैसे हमारे हाथ है, पैर है, मस्तिष्क है, आंख है,
सारी सेंसेस हैं, उन सब के अपने अपने काम विभाजित है ना। इसी तरीके से मनु कह रहा है कि राज्य एक जीवन शरीर है और इस शरीर के 7 अंग है। कितने अंग है? 7 अंग है जो लगातार गतिशील बने रहते हैं। ओके, लगातार गतिशील बने रहते हैं। अब ये 7 अंग कौन कौन से हैं? तो कहता है कि राज्य का पहला और महत्वपूर्ण अंग है राजा, यानी स्वामी। कौन है? स्वामी है। स्वामी का मुख्य काम रहता है कि वो समाज के अंदर सुरक्षा और व्यवस्था को सुनिश्चित करे। यानी राज्य तभी राज्य होगा ना जब वो पूरी तरीके से सुरक्षित रहे, या राजा भी तभी राजा कहलाएगा जब वो सुरक्षा प्रदान करे। वरना कोई भी आएगा, आक्रमण करेगा और फिर ना उसके नागरिक रहेंगे ना उसकी टेरिटरी रहेगी, है ना। इसलिए राजा एक इम्पोर्टेंट पार्ट है किसी भी स्टेट का। आप देखो सेकंड ऑर्गन वो बोलता है अमात्य। अमात्य का हिंदी में मतलब है मंत्री। ओके, तो यानी राजा के पास उसके नीतियों को बनाने के लिए, उसकी गलती को या उसकी अच्छाई को हाईलाइट करने के लिए, या एडमिनिस्ट्रेटिव वर्क्स वगैरह को संभालने के लिए उसके पास मंत्रियों का एक अच्छा खासा समूह भी होना जरूरी है। थर्ड ऑर्गन वो बताता है जनपद। जनपद यानी प्रदेश या भूमि, यानी हर राज्य की अपनी एक भौगोलिक सीमा होनी चाहिए और उसके अंदर जनसांख्यिकी भी होना चाहिए। ओके, ऐसा नहीं है कि सिर्फ भूमि ही भूमि रहे, नहीं, उस पर रहने वाले, निवास करने वाले लोग भी होने चाहिए। ओके, निवासी होने चाहिए। नेक्स्ट एंड फोर्थ ऑर्गन है दुर्ग। अब देखो इन सबको ना एज इट इज ही आपको याद करना होगा, एज इट इज ही आपको याद करना होगा। तो आंसर जैसे इंग्लिश मीडियम के बच्चे हैं तो वो लोग सोचेंगे इसको ट्रांसलेट कर लेते हैं, ये जो वर्ड्स लिखे जैसे मिनिस्टर लिखा है, रीजन लिखा है और फोर्ट्रेस लिखा हुआ है, तो देखो आप ये लिख सकते हो, लेकिन ना ये इन टर्म्स का जब आप यूज करते हो ना तो एग्जामिनर के समझ आता है, हाँ बच्चे ने थोड़ा समझने की कोशिश करी है। क्योंकि एक्चुअल में क्या है, मनुस्मृति या फिर आगे भी जब हम जो टेक्स्ट पढ़ेंगे वो संस्कृत में ओरिजिनली लिखी गई। ओके, और इन सभी टर्म्स को संस्कृत से ट्रांसलेट किया गया है। ओके, तो हिंदी में समझ लेते हैं, फिर इंग्लिश में उसको जब एज इट इज ट्रांसलेट करने की कोशिश करते हैं तो उसके मीनिंग्स में चेंजेस आ जाते हैं, तो मीनिंग को हमें चेंज नहीं करना। ओके, फोर्थ पार्ट जैसे मैंने बता दिया ना कि दुर्ग है, दुर्ग से क्या है कि अपने बड़े बड़े किले होने चाहिए जिसको, जो एक रक्षा प्रणाली की तरह काम करेगा। रक्षा प्रणाली, सिक्योरिटी पर्पस से ये बात कर रहा है कि जब ये रक्षा प्रणालियां मजबूत होंगी तो बाहरी आक्रमण से सुरक्षा प्रदान कर सकेंगे राजा। देन फिफ्थ वो बहुत इंपॉर्टेंट ऑर्गन बताते हैं कोष, यानी राजकोष। अब ये बताओ कोई ऐसा स्टेट हो जिसके पास प्रॉपर्टी ही ना हो, खजाना ही ना हो, तो क्या वो अधिक समय तक सरवाइव कर पाएगा? नहीं कर पाएगा, है ना। तो इसलिए राजा के पास भारी और मजबूत कोष होना चाहिए जिसमें आर्थिक संसाधन और खजाने वगैरह को शामिल किया गया है। नेक्स्ट है और सिक्स्थ है दंड, यानी राजा के पास दंड की शक्ति होनी चाहिए। और राजा दंड की शक्ति क्यों रखेगा? ताकि वो समाज में कानून व्यवस्था को बनाकर रखे। सेवेंथ है मित्र, यानी राजा के पास मित्र भी होने चाहिए, वरना अपनी चीजें वो किसके साथ डिस्कस करेगा, अपनी प्रॉब्लम्स किसके साथ डिस्कस करेगा। तो बेसिकली यहाँ पे वो वाले मित्र से अधिक है कि आसपास के जितने भी पड़ोसी देश है उनसे एक अच्छा सहयोगात्मक संबंध होना चाहिए। अब जब इसको आप कौटिल्य में पढ़ेंगे ना, कौटिल्य, तो उसने विदेश नीति के लिए मंडल सिद्धांत दिया है, मंडल सिद्धांत। इसको मैं आगे पढ़ाऊंगी भी जब हम कौटिल्य को पढ़ेंगे। मंडल सिद्धांत के अंदर उसने बताया है कि कैसे एक देश जब अपनी बाउंड्री से परे जाकर किसी देश के साथ दोस्ती करता है तो वो मित्र नहीं रह जाते। ठीक है, हमारे जितने भी पड़ोसी देश हैं उनको वो आर्य बोलता है। ओके, इनको हम और अच्छे से बोलेंगे और अच्छे से पढ़ेंगे आगे की क्लासेस में। मनु के संदर्भ में आपको इतना ही समझना है कि ये 7 ऑर्गन्स का एक पार्ट है। ओके, नेक्स्ट अब हम सिर्फ राजा के बारे में देखते हैं कि राजा के क्या कर्तव्य है। ठीक है, इस पे अलग से क्वेश्चन भी आया हुआ है, तो इसको ध्यान से आप लोग सुनना
कि एक स्टेट के अंदर, जैसे अभी हमने स्टेट के ऑर्गन्स की बात करी, जिसमें से एक सबसे अहम हिस्सा है राजा। तो राजा के क्या क्या कर्तव्य हैं, अब ये देखो मैंने किसी बुक से डायरेक्ट लिया है ताकि आप लोगों को चीजें समझने में और आसानी हो जाए। जैसे कि राजा एक कार्यपालिका के रूप में भी काम करेगा। जो मनु है, मनु का राजा एक कार्यपालिका के रूप में भी काम करेगा, और एक कार्यपालिका के रूप में ये सुनिश्चित करेगा कि राजा सुरक्षा से संबंधित सभी कार्यों की देखरेख करे। यानी ऐसी कोई भी चूक नहीं हो कि राजा के ऊपर कोई भी आक्रमण करके चला जाए, और वो ऐसे कर्मचारियों की व्यवस्था करेगा जिससे जो कि अपने कार्यों के प्रति और अपने उत्तरदायित्व के प्रति एकदम जिम्मेदार हो। ठीक है, और ऐसा नहीं है कि एक कार्य एक व्यक्ति पे या एक नेता पे या मंत्री पे आपने बहुत सारे काम डाल दिए हैं, नहीं, उसने कार्य विभाजन की भी बात करी है। ओके, कार्य विशेषीकरण, जो कि हम टेलर जब आप लोग पढ़ेंगे तो उसमें आप लोगों को समझ आएगा कार्य विशेषीकरण क्या होता है। यानी किसी का अगर काम डिसीजन मेकिंग का है तो वो सिर्फ डिसीजन मेकिंग करे, ना कि वो उस डिसीजन को पढ़े भी, प्रूफ रीड भी करे, या फिर बाद में बार पे उसको एनालिसिस भी करे, ये भी चेक करे इम्प्लीमेंटेशन हो रहा है या नहीं। वो डिसीजन मेकिंग लेंगे अकॉर्डिंग टू द रिक्वायरमेंट, और इम्प्लीमेंटेशन चेक करने का काम किसी और वर्ग को या किसी और मंत्री को दिया जाता है। ओके, और ये राजा एक कार्यपालक के रूप में ये भी देखेगा कि उसने एक राजा के तौर पे जो भी उद्देश्यों का निर्धारण किया था वो पूरा हो रहा है या नहीं हो रहा है। आई होप आप लोगों को क्लियर हो रहा होगा, है ना। जैसे कि देखो, अरस्तु ने कार्य विभाजन के 2 प्रकारों का वर्णन किया है। पहला है कि मनुष्य की श्रेणियों के अनुसार कार्य का विभाजन किया जाए। ओके, जैसे कि मनुष्य की श्रेणी से मतलब है कि मनुष्य के अंदर जो जो गुण है उसके अनुसार पे उसके कार्य का विभाजन किया जाए, और दूसरा उसकी सेवा के अनुसार कार्य का विभाजन किया जाए। इसी प्रकार जो स्मृतिकार हैं उन्होंने अपनी व्यवस्था को कार्यों एवं उत्तरदायित्वों के अनुसार पूर्ण वर्ण व्यवस्था के आधार पर सृजित किया है। जैसे जो स्मृतियां आप लोग पढ़ेंगे ना, तो उसके अंदर इवन मनु स्मृति में भी वर्ण व्यवस्था के बारे में बात की गई है कि एक प्रत्येक वर्ण का क्या क्या काम रहेगा। तो एक कार्यपालक के रूप में राजा का ये भी मुख्य अहम काम होगा कि वो ये चेक करता रहे कि सभी वर्ण के लोग अपने अपने वर्ण के अनुसार काम कर रहे हैं या नहीं कर रहे हैं। नेक्स्ट है न्यायपालिका के रूप में या न्यायालय के मुख्य अध्यक्ष के रूप में राजा के क्या काम हो सकते हैं। तो देखो, मनुस्मृति में राजा से न्यायपूर्ण आचरण की अपेक्षा की जाती है। यानी राजा ऐसा होना चाहिए जो न्याय कर सके और वो न्यायिक आचरण करना जानता हो। ठीक है, और न्याय ही दंड का आधार होगा। यानी दंड ऐसे ही नहीं दे देना, दंड हमें तब देना है जब उससे कुछ ना कुछ न्याय निकल कर आता हो और उससे न्याय सुनिश्चित हो रही हो। ओके, इसके अलावा आप देखेंगे कि दंड के भय के कारण ही, यानी दंड जब लोगों को मिलेगा ना तो ही लोग आचरण करना शुरू करेंगे। ओके, और इससे अपने आप न्याय की स्थापना हो जाएगी। नेक्स्ट, एक प्रशासक के रूप में राजा के क्या काम है। तो मनु ने प्रशासनिक व्यवस्था से संबंधित कई निर्देश दिए और उसने कहा कि राजा को 2, 3, 5 और 100 गांवों के बीच में अपना एक राज्य स्थापित करना चाहिए। यानी गांव एकदम सेंटर में रहेगा और वहां पे पीस के डेवलपमेंट के लिए हर एक गांव में उसे योग्य कर्मचारियों की नियुक्ति करनी चाहिए। यानी कर्मचारियों का भी परीक्षण होना चाहिए, मंत्रियों का भी परीक्षण होना चाहिए कि उसके अंदर एक बेहतर गुण है कि नहीं है, जिस भी पद के लिए उसको नियुक्त किया जा रहा है। ओके, नेक्स्ट आप पढ़ेंगे कि जो राजा का कर्तव्य है ये देश, काल, अपराध की गंभीरता आदि पर विचार करके तब वो किसी भी व्यक्ति को दंड देने का अधिकार रखता है। राजा ऐसे ब्लाइंडली किसी के लिए निर्णय नहीं सुना सकता। ओके, और जब वो दंड देगा ना तो इसका मुख्य कार्य है धर्म की स्थापना करना। ओके, न्याय की स्थापना करना।
नेक्स्ट, एक विधायिका के रूप में राजा के क्या काम है? तो राजा प्राचीन धर्म ग्रंथों में दिखाए गए मार्ग के अनुसार ही आचरण करेगा और प्रशासन की व्यवस्था करेगा, क्योंकि राजा ही एक ऐसा है जो जितने भी धार्मिक ग्रंथ हैं उन सब के बारे में नॉलेज रखता है, और नागरिकों में वो नॉलेज कैसे पिरोना है, ये किसका काम बताया है मनु ने? ये मुख्य कार्य राजा का है। उस नॉलेज को पिरोने का काम कौन करता है? राजा करता है। फिर भी क्या किया है मनु ने कि कानून निर्माण के लिए परिषद की व्यवस्था के बारे में बोला है, और इस परिषद के अंदर मोस्ट इंटेलेक्चुअल पर्सन को ही नियुक्त किया जाएगा। ओके, तो ये मोस्ट इंटेलिजेंट पर्सन कौन है? निर्वक्ता, उस वक्त के निर्वक्ता, और तीनों वेद के ज्ञाता, और एक मीमांसाकार, और एक धर्मशास्त्र के ज्ञाता, और एक निषक, तथा 3 व्यक्ति मुख्यतः व्यवसाय से संबंधित होने चाहिए। यानी हर एक फील्ड से कुछ ना कुछ लोगों को, जो कि मोस्ट इंटेलिजेंट है, उन सबको मिलाकर एक परिषद का निर्माण होगा जो विधायी कार्यों को संभालेगा। आई होप कि ये चीजें आपको क्लियर हो रही हैं कि एक राजा का प्रशासनिक के तौर पे, कार्यपालिका के तौर पे, न्यायिक नेता के रूप में क्या क्या काम है। ओके, अब राजस्व के बारे में क्या बोला है मनु ने? तो मनु ने कहा है कि राज्य के प्रशासनिक कार्य के लिए जो राजकोष है वो सबसे बड़ा इम्पोर्टेंस रखता है, क्योंकि राजकोष राजनीति और अर्थव्यवस्था इन दोनों से ही जुड़ा हुआ है। बताओ, आप ही लोग कमेंट करके बताना कि जो राजनीति है क्या वो बिना पैसों के चल जाएगी? क्योंकि राजनीति, राज करने की नीति, अगर एक राज्य के राजा गरीब है, उनके पास संपत्ति ही नहीं है, तो उनके नागरिकों का क्या वो कल्याण कर सकते हैं? कर सकते हैं? नहीं, उसमें उनको बहुत सारी बाधाएं आएंगी। जब नागरिकों को बाधाएं आएंगी, उनको सुरक्षा भी नहीं मिलेगी, क्योंकि जब तक संपत्ति नहीं है तो वो किसी तरीके की व्यवस्था नहीं कर पाएंगे, है ना। तो जब ये चीजें मिलेंगी नहीं तो वो राजा किस बात के, वो राज्य किस बात का। इसलिए किसी भी राज्य को सस्टेन करने के लिए या मजबूती से खड़े होने के लिए राजकोष की जरूरत पड़ती है। ओके, तो ये दोनों आपस में जुड़े हुए हैं। तो अकॉर्डिंग टू मनु, अत्यधिक कर जनता में असंतोष की भावना का संचार कर सकते हैं। लेकिन देखो, इसका मतलब ये नहीं है कि राजकोष बहुत इंपॉर्टेंट है तो राजा ऐसा हो जाएगा कि अपनी जनता पे अनलिमिटेड टैक्स लगा दे। नहीं, इस पर भी मनु ने रोक लगाई है कि चाहे वो गरीब हो चाहे वो समृद्धिशाली व्यक्ति यानी अमीर हो, उन सबकी आर्थिक स्थिति के अनुसार ही कर लगाया जाना चाहिए। ओके, आई होप आप लोग समझ पा रहे होंगे। अगर देखो कोई भी दिक्कत आ रही है, कहीं चीजें नहीं समझ आ रही हैं, तो आप लोग कमेंट करके पूछ सकते हैं। देखो, एक सेना के रूप में राजा की क्या भूमिका है? तो जैसे कि आप लोग देखते हैं ना कि हमारे राष्ट्रपति तीनों सेनाओं के अध्यक्ष होते हैं, इसी तरीके से मनु ने भी कहा है कि जो राजा है वो सर्वोच्च सेनापति होता है, और उसको व्यक्तिगत तौर पे इस तरह के नेतृत्व और कौशल में अत्यंत क्या होना चाहिए? कुशल होना चाहिए, ताकि एटलीस्ट उसको पता रहे कि सेना के सेनापति या अलग अलग जो मिलिट्री के मेंबर्स हैं वो कैसे काम कर रहे हैं, या फिर जरूरत पड़ने पर राजा एक सेना के रूप में उतर पाए फील्ड के अंदर, है ना। तो राजा साहसी होना चाहिए और युद्ध में कौशल रूप से पारंगत हासिल करना चाहिए। ओके, आप लोग देखो, जैसे कि अभी हमने उसकी बात करी, राजा की बात करी जो कि अध्यक्ष होता है, तो हमारे यहाँ पे अभी अब करंट सिनेरियो में हम पार्लियामेंट्री सिस्टम अपनाया हुआ है हमने, लेकिन स्टिल आप लोग देखेंगे कि जिस तरीके के वो राजा काम बता रहे हैं उसी तरीके से हमारे राष्ट्रपति के काम आज डिसाइडेड हैं। ओके, जैसे डी जूरी और डी फैक्टो हम पढ़ते हैं ना, डी जूरी और डी फैक्टो, डी फैक्टो और डी जूरे, हम ये जो टर्म्स है दोनों, इसमें देखो डी फैक्टो वो होता है जो वास्तव में शक्ति का प्रयोग करता है। ओके, और डी जूरी वो है जो वास्तव में शक्ति का प्रयोग नहीं करता, बट उसके पास शक्ति होती है, लिखित रूप में होती है। तो डी फैक्टो के रूप में हम प्रधानमंत्री को देखते हैं भारत में। कौन है?
प्रधानमंत्री, और डी ज्यूरी हमारे राष्ट्रपति, है ना। लेकिन आज के समय में ये दोनों अलग अलग हैं, लेकिन मनु जब लिख रहा है तो वो राजा को ही डी फैक्टो और डी ज्यूरी दोनों बता रहा है। ये नोटिस करने वाली बात है ना। देखो, राजा को अपनी सेना को सुदृढ़ करने के लिए शस्त्रों से सुसज्जित करना चाहिए और उसको समय समय पर पुरस्कृत भी करना चाहिए और प्रैक्टिसेस भी कराना चाहिए। इवन मनु तो यहाँ तक बोलता है कि जितनी भी प्रकार की सेना है उसको समय समय पर एक मॉक तरीके का वॉर सिनेरियो क्रिएट करके उसको क्रियान्वित करते रहना चाहिए, ताकि सेनाएं जो हैं वो आलसी ना हो, है ना, अपने टेक्निक्स को अपने हाथ में रखें। ये नहीं कि युद्ध नहीं हो रहा है तो वो भूल कर बैठ जाए। इसके अलावा देखो नेक्स्ट है अपना कि एक राजा उपशास्त्री के रूप में कैसे काम करता है। तो देखो, जितने भी धार्मिक अनुष्ठान है या धार्मिक प्रतिष्ठित जितने भी कर्म कांड है उन सबका राजा पालन करेगा। क्या करेगा? राजा पालन करेगा और कोशिश करेगा कि पूरे राज्य में इसको लोगों के अंदर पिरो सके, लोगों को समझा सके और धर्म के प्रति आदर्श स्थापित कर सके। ठीक है, इतना क्लियर हो रहा है। यानी मनु ने जो राज्य के शासन के बारे में बोला है, जितने भी अभी तक हमने पॉइंट्स डिस्कस किए हैं, तो ये चीजें निकल कर आ रही हैं कि राजा के अंदर एक ब्राह्मण और क्षत्रिय सभी के गुण होने चाहिए। ब्राह्मण और क्षत्रिय के गुणों का सम्मिश्रण होना चाहिए एक राजा के अंदर। अब हम बात करते हैं कि जिस स्टेट को मनु इतना इंपॉर्टेंस दे रहा है, जिसके अलग अलग ऑर्गन्स बता रहा है और राजा के इतने पार्ट्स बता दिए कि राजा के प्रशासनिक कार्य भी है, न्यायिक कार्य भी, विधायिक कार्य भी है, इवन सैनिक के रूप में भी वो काम करेगा। तो राजा यहाँ पर बहुत अहम रोल प्ले कर रहा है। बट क्या ऐसे राज्य की गतिविधियों के ऊपर सीमाएं लगी हैं, या उस मनु ने राजा को अनलिमिटेड पावर्स दे दी हैं? तो देखो, इंडियन लिटरेचर का या इंडियन जो टेक्स्ट है उनकी सबसे बड़ी खूबसूरती है कि पावर को डिफाइन करने के साथ साथ ना उनके लिमिटेशंस को भी एट द सेम टाइम डिसाइड कर दिया गया है। ओके, तो देखो, कह रहे कि भारतीय राजनीतिक चिंतन में हमेशा से एक प्रश्न रहा है कि राज्य की शक्तियां और गतिविधियां किस हद तक रहनी चाहिए, किस हद तक रहनी चाहिए। तो इसके ऊपर कई सारे जो फिलोसफर्स हैं, कई सारे जो थिंकर्स हैं, उन्होंने स्टडी भी किया हुआ है। इवन जब हम मनुस्मृति पढ़ते हैं तो मनुस्मृति के अंदर हमें ये समझ आता है कि मनुस्मृति के अंदर मनु ने धार्मिक और नैतिक मर्यादाओं की सीमा रखी हुई है कि राज्य धर्म, नैतिकता और सामाजिक मूल्य से संबंधित ही काम करेगा। यानी इससे ये प्रूव होता है कि राजा निरंकुश तो नहीं होगा, ठीक है, निरंकुश नहीं होगा और अपनी मनमर्जी से काम नहीं करेगा, मनमर्जी से काम वो नहीं करेगा, उसको धर्म के अनुसार ही चलना। इसके अलावा जन कल्याण तक सीमित होगा। राज्य का मुख्य काम क्या है कि समाज के हित में काम करे और शांति व्यवस्था को बनाकर रखे, अनावश्यक हस्तक्षेप करने की जरूरत नहीं है। आर्थिक नियंत्रण की सीमा है, यानी राज्य केवल उतना ही आर्थिक हस्तक्षेप करेगा जिससे स्थिरता बनी रहे, समानता बनी रहे। अभी जैसे हमने पिछली स्लाइड पे देखा ना कि अमीर हो चाहे वो गरीब हो, इन दोनों की स्थिति के अनुसार उनको टैक्स देना चाहिए, ना कि अमीर भी सेम टैक्स दे रहा है और गरीब भी सेम टैक्स दे रहा है। तो ये स्थितियां नहीं पैदा होनी चाहिए। ठीक है, आगे नेक्स्ट पॉइंट है कि व्यक्तिगत स्वतंत्रता का सम्मान करता है। राज्य को व्यक्ति की स्वतंत्रता का हनन नहीं करना चाहिए, बल्कि वो वेलफेयर के लिए काम करता है। राज्य किसके लिए काम करता है? कल्याण के लिए, कल्याणकारी स्थिति को उत्पन्न करने के लिए। आई होप इतना समझ आ रहा है आप लोगों को, है ना। नेक्स्ट देखो कि राज्य जो है वो क्यों आ रहा है? सैन्य और सुरक्षा को प्रदान करने के लिए। राज्य क्या कर रहा है? वो सांस्कृतिक धरोहर की रक्षा कर रहा है। कैसे कर रहा है? धर्म की रक्षा करके और धर्म का प्रचार प्रसार करके, है ना। नेक्स्ट है लोकमत और लोकतांत्रिक मर्यादा। यानी जब हम इसको आधुनिक परिप्रेक्ष्य में देखते हैं, आधुनिक परिप्रेक्ष्य में राज्य की गतिविधियों को और जनता की सहमति और भागीदारी से नियंत्रित मानते हैं ना,
लेकिन राज्य का कार्य क्षेत्र इससे भी व्यापक है ना, इससे भी व्यापक है, ना केवल जनता की सहमति तक सीमित है, भागीदारी तक सीमित है, बल्कि वो राज्य की जो गतिविधियां उसकी सीमाओं को धर्म, नैतिकता, जनहित, स्वतंत्रता, लोकतंत्र, इन सब क्षेत्रों में भी राज्य की गतिविधियों को स्वीकार करते हुए उसकी सीमाओं का निर्माण करता है, उसकी सीमाओं को सुनिश्चित करता है। समझ आ रहा है? ठीक है, कमेंट करके पूछ लेना अगर आप लोगों को समझ ना आए। नेक्स्ट, अब हमने इतनी सारी चीजें देख ली, बट क्या हम ये कह सकते हैं कि मनु का राजा निरंकुश है निरंकुश? तो देखो, जब आप मनुस्मृति पढ़ेंगे ना तो आप लोगों को समझ आएगा कि जो राजा की उत्पत्ति है वो देवीय सिद्धांतों से हो रही है। और क्यों क्यों हो रही है? अराजकता के कारण, अराजकता के कारण हो रही है। तो अब जो राजा उत्पन्न हुआ है इसका मुख्य काम है धर्म की स्थापना करना। तो राजा बेसिकली इनडायरेक्टली और डायरेक्टली धर्म के अधीन है। किसके अधीन है? धर्म के अधीन है। इसलिए जो राजा है वो निरंकुश नहीं हो सकता। तो यहाँ पे पहले लाइन लिखिए कि राजा को धर्म के अधीन रखा गया है, उसकी शक्ति पर नियंत्रण के विभिन्न उपाय किए गए हैं। यानी अभी जो हमने पीछे पढ़ा ना कि कुछ कुछ चीजें, दंड कब देना है उसको, धर्म का प्रसार कब करना है, उसके न्याय के सर्टेन पैमाने क्या होने चाहिए, है ना, उसके राजा के गुण क्या होने चाहिए, तो ये सारी चीजें उसके अंदर होंगी तभी वो राजा भी माना जाएगा। धर्मशास्त्र और सामाजिक नियम, इन सब की मर्यादाएं राजा को पता होनी चाहिए और किस हद तक इसकी मर्यादा को जनता के सामने पेश करना है इसके बारे में भी राजा को पता होना चाहिए। इसलिए जो राजा है वो पूरी तरीके से निरंकुश नहीं होगा, बल्कि उसे धर्म, न्याय और सामाजिक परंपराओं के अधीन रहकर ही शासन करना है। यानी अपनी मनमर्जी तो वो तब भी नहीं चला सकते। क्लियर है इतना? देखो, अब हम आ जाते हैं कि मनुस्मृति का सबसे इंपॉर्टेंट और मोस्ट इंपॉर्टेंट जो पॉइंट है वो है वर्ण आश्रम। सामाजिक संहिता के अंदर हम पढ़ते हैं वर्ण आश्रम को, यानी पूरे समाज को मनु ने किस तरीके से ऑर्गेनाइज वे में प्रेजेंट किया है कि एक सामाजिक स्ट्रक्चर कैसा होना चाहिए। ओके, तो उसी को हम सोशल क्लासेस और वर्ण सिस्टम के नाम से जानते हैं। तो इसको अब हम शुरू कर रहे हैं। यहाँ से आप लोगों का क्वेश्चन आता ही आता है, चाहे आपको शॉर्ट नोट लिखने को आ जाएगा, चाहे वो लॉन्ग नोट लिखने को आ सकता है। ओके, तो देखो, मनु ने पूरे समाज को 4 पार्ट्स में डिवाइड किया। कितने पार्ट्स में? 4 पार्ट्स में डिवाइड किया। सो अकॉर्डिंग टू मनु, जो वर्ण सिस्टम है ये उत्पन्न कहां से हो रहा है? अकॉर्डिंग टू मनु, जो ये सभी जो वर्ण है ना, 4 आश्रम, ये ब्रह्मा से उत्पन्न हुए। कहां से उत्पन्न हुए? ब्रह्मा से उत्पन्न हुए। तो मनु कहता है कि ब्रह्मा के मुख से, कहां से? मुख से, माउथ से ब्राह्मण का उत्पत्ति हुआ है। यानी ब्राह्मण जो है वो ब्रह्मा के मुख से उत्पन्न हुए हैं, जिनका मुख्य काम है पुजारी करना और शिक्षा प्रदान करना, पूजा पद्धति, संस्कृत को पढ़ना या फिर पढ़ाना, इन सब का काम कौन करता है? ब्राह्मण समुदाय करता है। ओके, तो और ये समाज का सबसे उच्च वर्ग है। कौन सा वर्ग है? सबसे उच्च वर्ग है। और ये क्या करता है? स्पीच और कम्युनिकेशन के माध्यम से नॉलेज का प्रसारण करता है। तो ये एक तरीके से सोसाइटी का स्पिरिचुअल लीडर भी होते हैं, एजुकेटर भी होते हैं, कस्टोडियन ऑफ नॉलेज होते हैं। यही नॉलेज दे सकते हैं और यही नॉलेज के बारे में जान सकते हैं। नोवर ऑफ नॉलेज भी यही होते हैं। फर्स्ट वर्ण है ये अकॉर्डिंग टू मनु। ठीक है, तो फर्स्ट वर्ण ये है जो किससे उत्पन्न हुआ है? माउथ से उत्पन्न हुआ है। देन सेकेंड वर्ण जो है वो आर्म से उत्पन्न हुआ है। ठीक है, और ये सेकेंड वर्ण है क्षत्रिय वर्ण। क्षत्रिय वर्ण द्वितीय वर्ण है। कौन सा वर्ण है? द्वितीय वर्ण है, और इसकी उत्पत्ति आर्म से हुई है।
ओके। और इसका सिंबल जो है बेसिकली ये आर्म से उत्पन्न हुआ है, इसका नाम क्षत्रिय है। तो इसका काम क्या है कि इसके अंदर बेसिकली पावर ज्यादा होता है, स्ट्रेंथ और प्रोटेक्शन करने की ताकत ज्यादा होती है। तो सोसाइटी के अंदर ना पूरा जो सिक्योरिटी का काम है, जजमेंट का काम है, प्रोटेक्शन और एडमिनिस्ट्रेशन का काम है, ये पूरा काम क्षत्रिय वर्ग संभालता है। ओके, यानी राजा जो होगा ना वो राजा क्षत्रिय कुल का होना चाहिए। राजा कौन होता है? क्षत्रिय होता है। और इस राज्य को धर्म की शिक्षा कौन देगा? ब्राह्मण देंगे। थर्ड जो क्लास है वो है वैश्य, तृतीय वर्ग है। वैश्य ब्रह्मा के थाई से उत्पन्न हुए। किससे उत्पन्न हुए? थाई से उत्पन्न हुए। और इनका मुख्य काम है फार्मिंग करना और मर्चेंट करना, यानी कि जितना भी व्यवसायिक काम है वो वैश्य क्लास करेगा। ओके। और इसमें स्टेबिलिटी होती है, सस्टेनेंस होता है, मोबिलिटी होती है, ये हर जगह पे हर जगह की वास्तविक स्थिति को भी जानते हैं। ओके। और रोल क्या है सोसाइटी के अंदर? बिजनेस ऑफ ओनर, ट्रेड करना, एग्रीकल्चर करना। तो बेसिकली जो थर्ड क्लास है वो इन दो क्लासेस की सेवा करता है। ठीक है, ये अनाज उगाएगा, फार्मिंग करेगा, एग्रीकल्चर लेकर आएगा, बिजनेस करेगा और इकोनॉमिकली इन दोनों को सर्व करता है। समझ आया? नेक्स्ट जो वर्ण है वो है शूद्र। ठीक है, शूद्र की उत्पत्ति फीट से हुई, यानी पैरों से हुई है। और इसका मुख्य काम है सर्विस देना, सपोर्ट प्रोवाइड करना और फाउंडेशन प्रोवाइड करना इन तीनों ऊपर वाले क्लासेस को, यानी ब्राह्मण को, क्षत्रिय को और वैश्य, इन सब की सेवा शूद्र क्लास करता है। ओके। और सोसाइटी के अंदर मेन रोल क्या है? लेबरर का काम ये वर्क करता है और सर्वेंट का काम और क्राफ्ट पीपल का काम ये करते हैं। नेक्स्ट है, और लेकिन ये कई जगह पर आपको देखने को नहीं मिलेगा, चंडाल यानी अनटचेबल्स। ये वर्ण आश्रम के, ये ना एंशियंट पीरियड में तो नहीं था, हाल फिलहाल में भी ये जो वर्ण सिस्टम है इसमें 4 ही वर्गों को डिफाइन किया गया है। जो चंडाल वर्ग है इसको बाद में और ऐड किया गया है, और ये क्लैरिफाई नहीं है कि ये इस वर्ण सिस्टम के अंदर आते भी है या नहीं आते हैं, बट स्टिल इसको आउटसाइड ऑफ वर्ण फ्रेमवर्क माना जाता है, यानी ये वर्ण फ्रेमवर्क से थोड़े अलग है। और इनको ऐसे सिंबलाइज किया गया है कि ये वर्ग इनप्योर होते हैं, पॉल्यूटेड होते हैं और ऑब्स्ट्रिसाइजेशन होता है इनके अंदर। और रोल ऑफ सोसाइटी क्या? हैंडलिंग द डेड, क्लीन वेस्ट एंड जितने भी लेदर वर्क्स होते हैं ये सारा काम ये करते हैं। ओके, तो इसको आप लोग समझ गए हो कि 4 वर्ण हैं, कौन कौन से? ब्राह्मण, क्षत्रिय, वैश्य और शूद्र। और इसके अलावा जो चंडाल वर्ग है इसको वर्ण आश्रम के थोड़ा बाहर रखा गया है और इवन मनुस्मृति के अंदर इसकी बात की गई है या नहीं की गई है ये बहुत ज्यादा क्लियर भी नहीं है। जैसे कि यहाँ पर आप देख सकते हैं कि यहाँ पर रेफरेंस दिया गया है कि अनटचेबल्स की बात की गई है, बट कई टेक्स्ट में आपको इन अनटचेबल क्लास आप लोगों को देखने को नहीं मिलेगा। नेक्स्ट है, देखो जो ये सारे वर्ण है ना, इन सभी वर्णों की बात मनु ने की तो है, लेकिन पहले क्या था, मनु से पहले, ठीक है, जो ये सारे वर्ण थे इनका डिवीजन कर्म के आधार पर था। किसके आधार पर था? कर्म के आधार पर। लेकिन ये जो टेक्स्ट है ये बेसिकली ड्यू का ही स्टडी मटेरियल है। इसमें वर्ण सिस्टम को कुछ इस तरीके से डिफाइन किया गया है कि अकॉर्डिंग टू मनु के टेक्स्ट को पढ़ने के बाद इसे लिखा गया है। और इसमें कई रिसर्चर्स भी हैं जो कि मनुस्मृति को कई लोग अच्छा मानते हैं और कई विनाशकारी भी मानते हैं, और ये कहते हैं कि मनु ने ना बेसिकली कर्म आधारित वर्ण सिस्टम की बात करी थी। ओके, लेकिन हुआ क्या कि मनु जिस वक्त लिख रहा था ना उस वक्त कर्म आधारित एक्सेप्ट ना करके मनुस्मृति के लिखने के बाद भी जो वर्ण व्यवस्था है ना, इस पूरे वर्ण व्यवस्था को जन्म आधारित माना गया। किस पर माना गया? जन्म के आधार पर माना गया। यानी कोई ब्राह्मण कुल में पैदा हो रहा है, ब्राह्मण माता पिता हैं तो उसके बच्चे भी ब्राह्मण होंगे।
क्षत्रिय हैं तो क्षत्रिय ही होंगे, अगर शूद्र वर्ग में पैदा हुआ है तो वो आजीवन शूद्र ही रहेगा। जैसे किसी ने अगर महाभारत देखी हो, है ना, महाभारत के अंदर कर्म आधारित वर्ण सिस्टम को माना गया है। ओके, जबकि बाद में हम जब उत्तर वैदिक काल देखते हैं तो हम ये फाइंड आउट करते हैं कि वर्ण सिस्टम को जन्म आधारित माना गया है। और अगर ऋग्वेद की बात करें तो ऋग्वेद में यहाँ तक कई ऐसे एग्जाम्पल्स देखने को मिलते हैं जिसमें, जैसे ये श्लोक आप पढ़ेंगे, अगर संस्कृत आती होगी तो पढ़ लीजिएगा, मिल जाएगा कि ऋग्वेद में कहा गया है कि मैं स्तुति करता हूँ, मेरे पिता वैद्य हैं और मेरी माँ चक्कियों में आटा पीसती है और हम लोग विविध क्रियाओं द्वारा धनोपार्जन करना चाहते हैं। इससे यह पता चलता है कि जो पूरा परिवार है वो अलग अलग वर्ण का कार्य कर रहा है, ठीक है, यानी जिस वर्ण की जो योग्यता है जिस भी व्यक्ति में वो कर सकता है। यानी जो वर्ण सिस्टम है इस वक्त कर्म पर आधारित है, बाद में जाकर ये किस पर आधारित हो गया, जन्म पर आधारित हो जाता है। ओके, जैसे मनुस्मृति में जब वर्ण व्यवस्था की बात की गई है तो मनु द्वारा प्रतिपादित वर्ण व्यवस्था समाज में पहले से विद्यमान मानी जाती है। और इसमें जैसे जब मनु लिख रहा है तो इट मीन्स नहीं कि मनु ने इतना रिजिड लिख दिया इसलिए सोसाइटी के अंदर इतनी रिजिड वर्ण व्यवस्था आ गई, नहीं, बल्कि ये पूरी वर्ण व्यवस्था पीछे से चली आ रही है और मनु ने इसको लिखा है और चेंज करने की कोशिश भी करी, जबकि उस समय इतनी रिजिड सिस्टम हो चुकी थी कि वो चेंज नहीं हो पाई। ओके, आई होप आप लोगों को वर्ण सिस्टम समझ आ गया होगा और ये कैसे काम करता है सोसाइटी में, कैसे इन सारे वर्णों के अलग अलग काम दिए गए हैं, ये चीजें आपको क्लियर हो रही होगी। ओके, देखिए ये वर्ल्ड हिस्ट्री की इंसाइक्लोपीडिया से मैंने लिया है तो काफी अच्छा कंटेंट आप लोगों को यहाँ प्रोवाइड किया गया। नेक्स्ट हम बात करेंगे आश्रम व्यवस्था की। तो देखो मनु कहता है कि जो लगभग पूरा जीवन काल है ना वो 100 वर्ष का है। आज के समय में तो क्या ही बात करें, ये 60 के पास आकर टिक गया है, 60 से ज्यादा कोई जी लेता है ऐसा लगता है कि हाँ बहुत जी लिए, लेकिन उस वक्त हर चीज बहुत प्योर हुआ करती थी, इतने ज्यादा पोल्यूशन वगैरह नहीं थे, तो लोगों की जो आयु है, जो सीमाएं जीने की जो सीमाएं हैं वो काफी अधिक हुआ करती थी। मनु ने कहा कि जो पूरा जीवन चक्र है मनुष्य का वो 4 पार्ट्स में पूरा होता है। पहला ब्रह्मचर्य, तो 0 से लेकर 25 वर्षों तक व्यक्ति का जीवन ब्रह्मचर्य का होना चाहिए, ठीक है, यानी उसमें वो घर से बाहर जाएगा, एक सर्टेन पीरियड में शिक्षा लेगा, गुरुकुल में निवास करेगा और संस्कृत, वेदों, स्मृतियों इन सब के बारे में पढ़ेगा, यानी ज्ञान हासिल करेगा। उसके बाद 25 से लेकर 50 वर्ष की उम्र तक वो गृहस्थ का पालन करेगा और इसके अंदर क्या करेगा, वो शादी ब्याह करेगा, उसके बच्चे होंगे, वो शासन व्यवस्था करेगा, अपने वर्ण से संबंधित सभी कार्य करेगा, ठीक है जी, 25 से 50 तक। उसके बाद वो थर्ड स्टेज में एंटर करता है जहां पर 50 से 75 वर्ष का जीवन काल तय किया गया है, वानप्रस्थ आश्रम। इसमें क्या होता है कि वो समाज और परिवार के बीच में रहकर वो खुद को डिटैच करता है, ठीक है, डिटैच करने की कोशिश करता है। और जो लास्ट स्टेज है, 4th आश्रम है, वो है संन्यास आश्रम। संन्यास आश्रम, और ये जो संन्यास आश्रम है इसकी उम्र है 75 से 100 साल, यानी 75 वर्ष के बाद वो जंगलों में चला जाता है और ऋषि मुनियों के भेष में अपना पूरा बचा हुआ जीवन व्यतीत करता है और मोक्ष प्राप्ति की कोशिश करता है। तो ये है इसका आश्रम व्यवस्था। आई होप क्लियर हो रहा है ना। नेक्स्ट है मनु का जो सामाजिक न्याय है वो कैसे काम करता है। तो मनु का जो सामाजिक न्याय है, बेसिकली अभी हमने पीछे पूरा देखा कि उसकी स्टेट सिस्टम क्या कहती है, उसका किंग कैसा होना चाहिए, उसने स्टेट के अलग अलग ऑर्गन्स बताए हैं। फिर मनु ने ये बात करी कि कैसे जो राजा है उसके एग्जीक्यूटिव जो काम है वो क्या है, जुडिशियल काम क्या है, एक मिलिट्री के रूप में क्या काम है उसके, तो अलग अलग हमने उसके काम भी पढ़े।
सामाजिक व्यवस्था भी पढ़ी जिसमें हमने वर्ण व्यवस्था की बात करी। लेकिन अब देखो इसने सोसाइटी के अंदर न्याय को कैसे देखा, न्याय को कैसे फिक्स कर रहा है। तो मनु ने बेसिकली जो न्याय का आधार है उसे माना है धर्म को, यानी धर्म है और सभी लोग अपने धर्मों अपने कर्मों का अगर उचित रूप से पालन कर रहे हैं तो न्याय है समाज में, वरना समाज में न्याय नहीं है। यानी धार्मिक आचरण करना ही और सामाजिक कर्तव्यों को पूरा करना ही न्याय है। ओके, और जो न्याय है ना वो कानून और राजा के निर्णय और सही सही आचरणों से निकल कर आ रहा है ना, दोनों को धर्मशास्त्रों से भी निकाला गया है। इसके अलावा देखो वर्ण आश्रम को पूरा करना, आश्रम व्यवस्था को पूरा करना और इन चारों वर्णों द्वारा अपने अपने कर्तव्यों का निर्वहन करना उसका सामाजिक न्याय है। यानी समाज में कब न्याय आ रहा है, जब वर्णाश्रम पूरा हो रहा है, जब आश्रम व्यवस्था पूरी हो रही है, जब राजा अपने कर्तव्यों को पूरा कर रहा है। ठीक है, राजा के कर्तव्य वर्णाश्रम और आश्रम व्यवस्था, आश्रम व्यवस्था है ना, और धर्म का पालन यानी धर्माचरण। अगर ये शर्तें पूरी होती हैं तो ही समाज में न्याय की स्थापना हो सकती है। और इसके लिए राजा को क्या क्या करना चाहिए, तो राजा को सिर्फ अपना काम पूरा करना चाहिए, कर्तव्यों का निर्वहन करना चाहिए और धर्म के अनुसार उसे अपना बिहेव करना चाहिए और समाज में जितने भी विवाद हैं उन सबको सुनने के बाद ही उचित ढंग से दंड की व्यवस्था करनी चाहिए। ओके, अब देखो यहाँ पे एक बहुत इंपॉर्टेंट पार्ट है कि मनु ने महिलाओं और जो निम्न वर्ग है उसकी किस तरीके से बात करी है और उसका समाज में क्या स्थान रखा है। तो बेसिकली मनु ने महिला और निम्न वर्ग, ठीक है, फोर्थ जो क्लास है इसका शूद्र वर्ग, उनके स्थितियों को कहा है कि ये समाज में ना सिर्फ सर्वेंट का काम करेंगे, किसकी सेवा का काम करेंगे। समाज में सेवा का काम कौन कर रहा है, महिला और निम्न वर्ग, और ये हमेशा पितृसत्तात्मक व्यवस्था के अधीन काम करेंगे। ओके, और ये लोग जो हैं ये द्विज प्रकार के, कौन से द्विज नागरिक होंगे। द्विज नागरिक कौन होते हैं, जिनको संस्कृत पढ़ने की इजाजत नहीं है, संस्कृत नहीं पढ़ सकते, शिक्षा नहीं ले सकते, शिक्षा नहीं ले सकते, केवल और केवल क्या करेंगे, सेवा प्रदान करेंगे। ठीक है, और ये लोग बेसिकली क्या कर रहे हैं, उच्च वर्णों की सेवा में काम करेंगे। और ये जो व्यवस्था है पूरा का पूरा एक तरीके से अगर आज के समय में हम देखें तो ये सामाजिक अन्याय का प्रतीक है और इसी की वजह से मनुस्मृति की कड़ी आलोचना की जाती है। ओके, कड़ी आलोचना की जाती है। ओके, तो इतनी सारी चीजें इसमें होने के बावजूद ये विशेष खामियां हैं जो आज के समय में सुइटेबल नहीं है, जिसकी वजह से क्या है, ना तो मनुस्मृति लोकतंत्र के अकॉर्डिंग कुछ वैल्यूज कंसिस्ट करता है, ना ही समानतावादी दृष्टिकोण इसमें दिखाई देता है। तो बेसिकली एक राजा के बारे में, मोनार्क को कैसे न्यायपूर्ण होना चाहिए, उसको धर्म का कैसे पालन करना चाहिए, ये सारी चीजें मनुस्मृति में बात कही गई। आई होप कि चीजें आपको क्लियर हुई होंगी, मनु का जो पूरा आइडिया है वो आप लोगों को समझ आया होगा। तो इसी तरीके से जो नेक्स्ट क्लासेस हैं जैसे कौटिल्य है, बृहस्पति है, शुक्र है, अबुल फजल है, इन सबको मैं धीरे धीरे कवर करूंगी और पूरी कोशिश करूंगी एग्जाम से पहले आप लोगों का ये सिलेबस कवर हो जाए। ओके, तो चलो ये तो हमने पढ़ लिया, पूरा मनुस्मृति हमारा खत्म हो चुका है। और जैसे कि मैंने ये जो क्लास है ये इसीलिए शुरू करी थी कि जब भी आप लोग एग्जाम देने जाओ तो आप लोगों को क्वालिटेटिव आंसर लिखने में कॉन्फिडेंस आए, समझ आए, टॉपिक की समझ आप रखते हो। ओके, तो देख लेते हैं कि अभी तक जितनी भी परीक्षाएं हुई हैं उसमें किस तरीके के क्वेश्चन आए हैं
जिसको आप प्रैक्टिस भी कर सकते हो अगर समय है तो। बाकी अगर प्रैक्टिस का समय नहीं है तो आप एक आइडिया लेकर भी जा सकते हैं कि आपके एग्जाम में इस तरीके के क्वेश्चंस पूछे जा सकते हैं। ये बहुत क्लियर नहीं हो पाया, बहुत मुश्किल से ये सारे क्वेश्चंस मिले हैं। बाकी मैं रीड आउट कर देती हूँ, आप लोगों को समझ आ जाएगा। फर्स्ट क्वेश्चन है कि प्राचीन कानून और सामाजिक मानदंडों के स्रोत के रूप में, यहाँ देखो सोर्स की बात की गई ना, स्रोत के रूप में मनुस्मृति की प्रामाणिकता की आलोचनात्मक परीक्षण करो। मीन्स क्रिटिकली एग्जामिन द ऑथेंटिसिटी ऑफ मनुस्मृति एज अ सोर्स ऑफ एंशिएंट लॉ एंड सोशल नॉर्म। तो आप लोगों को उसके स्रोत के साथ साथ, जो कि हमने फर्स्ट क्लास में डिस्कस किया है, तो इसके सोर्सेस के साथ साथ इसके जो एंशिएंट लॉज है और सोशल नॉर्म्स है जो कि हमने आज डिस्कस किया, इन दोनों को ही एग्जामिन करके लिखना है। सेकेंड क्वेश्चन एक और है कि क्रिटिकली एनालाइज द हिंदू सोशल लॉज एज propounded बाय मनु इन मनुस्मृति। तो अभी हमने हिंदू सोशल लॉज, इसको हिंदू सोशल लॉज भी बोल सकते हैं। तो मनु ने जितने भी सोशल लॉज बताए, जैसे वर्णाश्रम बताया, आश्रम सिस्टम बताया, इसके अलावा महिलाओं की स्थिति, शूद्र की स्थिति बताई, राजा के कर्तव्य बताए, है ना, और इन सभी वर्णों के अपने अपने स्पेसिफिक काम भी बताए। तो इन सारे कामों को भी ध्यान में रखना है आपको, और पूरे इसमें क्रिटिकली एग्जामिन करना है ना, तो इन सबको आज के सिनेरियो में रखते हुए समझ कर लिखना है कि क्या ये सारी चीजें आज भी एज इट इज फॉलो की जा सकती हैं या अपनाई जा सकती हैं, या कौन सी चीजें जो डिस्कस कर रहा है, जो आइडिया दे रहा है, उसमें किस तरीके की प्रॉब्लमेटिक सिचुएशंस आप लोग देख पा रहे हैं। तो ये सारी चीजें आपको इसमें हाईलाइट करनी होती है। तो आई होप आज की क्लास में आप लोगों को मजा आ गया होगा, समझ आया होगा मनु। तो ऐसे ही क्लासेस में जुड़े रहिए, और आज की क्लास यहीं खत्म करते हैं। थैंक यू सो मच। चैनल को सब्सक्राइब कर लो और अपना बेल आइकन प्रेस कर लो कि नेक्स्ट क्लास की नोटिफिकेशन आपको मिल जाएगी। थैंक यू।